मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के पुलिस लाइन में 1 माह से चल रहे यातायात माह का समापन हो गया। इस 1 महीने की अवधि में ट्रैफिक पुलिस ने जाम की समस्या दूर करने के लिए कई स्कीम बनाई है। इस 1 माह में पुलिस ने जाम वाली सड़कों पर बीच से खुले डिवाइडर को बंद कराया, सड़कों के गड्ढे भरवाए, चौराहे पर कहां ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत है वहां सिग्नल लाइट लगवाने का प्रोसेस शुरू किया। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैफिक की सुगमता के लिए जो काम 1 महीने में हुए हैं उसको आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि लोगों को सुगम यातायात मिल सके। देखिए, यातायात माह नवंबर में हर वर्ष मनाया जाता है। इसी के तहत आज प्रयागराज कमिश्नरेट में यातायात माह का समापन आज किया गया है। नवंबर माह में यातायात से रिलेटेड नागरिकों ने, जो प्रयागराज के संभ्रांत नागरिक हैं, जो हमारे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमारी जिला अपराध निरोधक कमेटी है, उनके मेंबर्स हैं, सिविल डिफेंस के जो पदाधिकारी हैं, सब ने यातायात माह को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया है पुलिस विभाग के साथ मिलकर के। बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में, साथ ही टेम्पो ड्राइवर्स के साथ, यूनियन के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। और इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत ही ये पूरा यातायात माह मनाया गया है। इसमें जहाँ तक चालान का प्रश्न है, तो यातायात माह के दौरान कुल 33 यातायात संकेत चिन्ह, 1730 फ्लोरोसेंट रिफ्लेक्टर और 29 नो पार्किंग साइनेजेस, 2 यातायात सिग्नल्स यातायात पुलिस के द्वारा नए लगवाए गए, 6 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, 25 अवैध कट बंद करवाए गए, 6 रोड डिवाइडर बंद कराए गए। पुराने शहर में कई छोटे बड़े जो 75 गड्ढे थे सड़कों पर, वो भी ठीक कराए गए। नागरिकों को, आम नागरिकों को जागरूक किया गया और जनपद प्रयागराज में आने वाले समय में जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको चिन्हित किया गया। इसके तहत कई थाने चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रैफिक को लेकर के, हमारे एडीसीपी ट्रैफिक हैं पुष्कर वर्मा जी, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आगे चलेगा, जिसमें सभी थानों में सीसी टीम्स बनाई गई है जो यातायात का काम देखेगी। साथ ही साथ कोई एक्सीडेंट्स न हो और एक्सीडेंट्स में कोई फैटिलिटी ना हो, मृत्यु ना हो, उसको लेकर के टीमें काम करेगी। और यह कार्यक्रम अगले पूरे साल चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसमें जागरूकता भी शामिल है, एनफोर्समेंट भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है और इमरजेंसी रेस्पॉन्स भी शामिल है। यह कार्यक्रम अब जनपद प्रयागराज में अब कंटिन्यूस चलेगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 23 थाने भी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें एडीसीपी पुष्कर वर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए काम किया जाएगा। मगर अगर बात करिए सुभाष चौराहे के आसपास, जिससे गाड़ी बनाने वाले इस सड़क को पूरी तरह से नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करते हैं, पूरी तरह से ट्रैफिक जैम होता है, रोज की रोज परेशानी होती है। व्यापार मंडल के साथ इस विषय पर भी विचार विमर्श किया गया है। व्यापार मंडल के साथ मिलकर के इस तरह के अवैध अतिक्रमण को हमारे नगर निगम की टीम के साथ मिलकर के और पीडीए के साथ मिलकर के अतिक्रमण को पूर्व में भी हटाया गया कई बार। अब दोबारा हटा करके वहाँ पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई अतिक्रमण न लगे और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। सीएनआई के 55 साल पूरे होने पर विशेष प्रार्थना की गई। बिशप दान की अगुवाई में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संगम नगरी प्रयागराज के ऑल सेंट कैथेड्रल पत्थर गिरजाघर चर्च में आज सीएनआई डे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिशप मॉरिस एडगर दान शामिल हुए तो विनीता ई सुबियस संघ ईसाई समुदाय के कई धर्मगुरु हुआ ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विशेष प्रार्थना से हुई, जिसमें देश की अमन चैन के लिए प्रार्थना की गई। बता दें, आज से 55 साल पहले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 6 अलग अलग चर्च एक साथ मिलकर एक संस्था बनाई थी, जिसको नाम दिया गया था चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसी के 55 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए और विशेष प्रार्थना की और एक दूसरे को बधाई दी। आज हम लोग सीएनआई डे मना रहे हैं और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के 55 साल पूरे हुए हैं। सारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 28 डाइसिस हैं, हर जगह खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है, गीतों को गाया जाएगा, आराधना होगी, केक काटा जाएगा, खुशियां मनेंगी और हर तरीके के गीतों को गाया जाएगा और बड़ी खुशी का त्यौहार, यूनिटी का त्यौहार है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन है, एक यूनिटी है, 6 चर्च आपस में मिलकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन करा। थैंक यू। सीएनआई डे किस लिए मनाया जाता है? सीएनआई डे जो है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जन्म दिवस है। आज से 55 साल पहले 1970 में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना हुई थी। 6 अलग अलग चर्च थे जिन्होंने मिल करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बनाया।
ये 6 चर्च जो थे अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर आराधना करते थे। हमारी आराधना विधि और विश्वास एक ही था। तो ये हुआ कि परमेश्वर के लोगों को एक ही परमेश्वर के क्योंकि हम आराधक हैं तो हम सबको साथ आने की जरूरत है। तो इस विचार के साथ 1970 में नागपुर में 6 चर्चेज ने एक संगठन बनाया, एक यूनियन बनाई जिसका नाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पड़ा और उसी का क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था तो ये हमारे लिए बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा मतलब एक दिन है जिसको कि हम मनाते हैं। मेरा नाम विनीता सुबेस है, मैं ऑल सेंट्स कैथीड्रल की प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आयुर्वेद पद्धति प्लास से एक महिला का कैंसर डॉक्टर द्वारा सही किया गया है। वहीं आज डॉक्टर संतोष दुबे प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अब आयुर्वेद में भी कैंसर का इलाज संभव है, बस थोड़ा और स्रोत करने की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति में प्लास कीमो का काम करती है और बीमारी को आगे और बढ़ने नहीं देती है। बता दें, आयुर्वेद में कैंसर के मरीज को लेकर नई सफलता मिली। मरीज प्रेमा देवी ऑपरेशन के पश्चात दिनांक 17 सितंबर 2025 को एमआरआई जांच कराई गई तो रिपोर्ट में कैंसर की कोई चिन्ह नहीं पाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि यदि आयुर्वेद में उपलब्ध इस विधि को शोध और अच्छे ढंग से किया जाए तो विभिन्न प्रकारों के कैंसर के भी इलाज संभव है और प्रभावशाली परिणाम हो सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यह विधि भविष्य में कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकल्प सिद्ध हो सकता है और अनेक मरीजों को नई आशा दे सकता है। इस पर शोध करना कैंसर के क्षेत्र नई उपलब्धि होगी। कि हमको रिजल्ट चाहिए, एमआरआई करा के हमने देखा कि कितना रिजल्ट आ रहा है, ये तो मेन आपकी जांच के आधार पे ही पता चल सकता है। मान लिया हमने कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ करके तो एमआरआई करा के पहले सर्जरी हुई, उसका रिजल्ट देखा कि एमआरआई में करके कि कितना रिजल्ट आ रहा है, उसका जाँच कराया, उसके बाद जो प्रूफ आया तो उसके बाद फिर आगे हमें ये बताया कि ऐसी से चीज़ किया। जी, जी, संभव है। ये जैसे लिम्फेडेनोपैथी भी पाई जाती है, कई तरह की पाई जाती है। जैसे लिम्फ नोड निकाल के और हम प्लास जो बना रहे हैं छार, उसको टैबलेट फॉर्म में किसी और फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में करके वहाँ पे डाल के उसको रिपेयर करें तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इससे जो है उसकी ग्रोथ, मेटास्टेटिक ग्रोथ के कारण से दिक्कत आती है। मान लीजिए निकाल देते हैं हम, एक बार सर्जरी कर देते हैं, लेकिन उसके अदर्स पार्ट में फैलने लगती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक बार सर्जरी कर दी लेकिन सक्सेस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अदर पार्ट में फैलने लगती है। इस ग्रोथ को रोकने के लिए जब हम वहाँ पे प्लास छारकर वो डाल देते हैं, उससे ग्रोथ जो है काफ़ी कम हो जाती है या ना के बराबर होती है। वो तो आपका जब जाँच कराते हैं तो पता चलता है कि इतना इतना कम हुआ। जी, जी। हुँ। तो जिस तरह हम लोग ऑपरेशन के बाद कीमो लगाते हैं और चीज़ें चढ़ाते हैं, उसी तरह ये प्लास है। प्लास का यही काम है कि किसी तरह हम ग्रोथ को रोकें, मेटास्टेटिक ग्रोथ को रोकें, यही मेन उद्देश्य रहता है। जैसे कीमो आप किस लिए चढ़ाते हैं? इसकी ग्रोथ के और पार्ट में मेन उद्देश्य इसका भी है। तो मान लिया हमने कीमो नहीं चढ़ाया और दूसरी दवाइयाँ उनको चढ़ाई क्योंकि हम आयुर्वेद पे काम करते हैं कि कीमो भी आप चढ़ा सकते हैं, तो हमको ग्रोथ रोकना है। कोई पैथी से मतलब नहीं, पेशेंट हमारे ठीक हों। पैथी तो अलग चीज़ होती है। अगर इस पे अगर आगे का काम किया जाए तो और अच्छे रिजल्ट आएँगे। इस पे अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है कि प्लास को और भी अच्छे से टैबलेट फॉर्म में किया जाए, लिक्विड फॉर्म में किया जाए। इसकी पोटेंसी अभी और बढ़ानी है। तो हमें पूरी पोटेंसी की दवा नहीं मिल पाई है। कई लोगों से कहा कि पूरी पोटेंसी की दवा न मिलने की वजह से दिक्कत आ गया है। अगर इसको और हाई पोटेंसी पे रिसर्च किया जाए, उसको और इंसर्ट किया जाए, कर के देखा जाए कि सेल किस तरह उसके खत्म हो रहे हैं, कितनी इसकी ग्रोथ रुक रही है, तो उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ बैठते हैं सर? हमारा नाम है डॉक्टर संतोष दुबे और हमने गुरुकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से मेडिकल का कोर्स किया था। सर्जरी हमने गाजीपुर से किया। प्रयागराज जनपद वासियों से जिलाधिकारी की अपील सर के तहत अपना गणना प्रपत्र जरूर दें, कोई पात्र मतदाता न छूटे। गणना प्रपत्र फॉर्म 6-8 में सहयोग हेतु हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा 053226444024 पर संपर्क करें व रविवार सुबह 10 बजे अपने बूथ पर पहुंचकर ब्लो से सहयोग लें। नमस्कार। समस्त जनपद वासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्यक्रम जनपद प्रयागराज में चल रहा है, एक महाअभियान चलाया जाएगा जिसमें हमारे ऐसे वोटर्स
जिनका अभी एनुमरेशन फॉर्म भर के वापस नहीं मिल पाया है, या बीएलओ के द्वारा ऐसे वोटर्स को ढूंढने में कठिनाई हो रही है, उन सभी लोगों के लिए और राजनीतिक दल के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से एक महाअभियान हर बूथ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी मतदाता अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के जमा भी कर सकता है। उनको कोई भी समस्या हो तो वो बीएलओ और सुपरवाइजर और नोडल ऑफिसर वहीं बूथ पे केंद्र पे रहेंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डीसीसी है, जो हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर, वहाँ पर भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना एनुमरेशन फॉर्म फीड कर सकता है। voters.eci.gov.in को एक्सेस करके वहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म के लिंक को क्लिक करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके इपिक नंबर, जो आपका लेटेस्ट इपिक नंबर है, उसको डालेंगे तो आपका एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जिसमें आप एंट्रीज भर के सबमिट कर सकते हैं और उस सीधे बीएलओ के ऐप पर उस बूथ का, जो आपके बूथ का बीएलओ होगा, उसके ऐप पर डिस्प्ले होगा और वहाँ से फिर आपका नाम वेरीफाई करके हमारी लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जनपद वासियों से ये बहुत ही अपील है कि आप लोग कल 30 नवंबर को अपने अपने एनुमरेशन फॉर्म को बीएलओ को सबमिट कर दें। अभी इस स्टेज पे किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एनुमरेशन फॉर्म को साइन करके और उसकी जो एंट्रीज हैं उनको आपको भर के देना है, जिससे कि, और अंतिम तिथि 4 दिसंबर की है, तो उसको ऐप पे हमें डिजिटाइज भी करना होता है। तो इसीलिए अनुरोध है कि कल आप लोग इसको दे दें, ताकि 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट प्रकाशन हो वोटर लिस्ट का, उसमें आप सभी मतदाताओं का नाम रहे। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज स्थित सुभाष चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने 25 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों ब्लो के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ये कार्यक्रम यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव समेत पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ये सभी अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान स्वास्थ्य जोखिम, दबाव और प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिवंगत हुए हैं। वहीं उनका कहना था कि अभी यूपी में चुनाव में बहुत दिन है, मगर सरकार को 1 महीने में ही पूरा डाटा क्यों चाहिए। ब्लो पर इस कदर दबाव बनाया गया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार पर हीटर चाहिए का आरोप लगाते हुए ब्लो अभी ग्रुप में डालेंगे का हत्यारा बताया है। एसआईआर के नाम पर वोटों का घोटाला सरकार बंद करे। वहीं उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की बात कही है। चौराहे पर आप लोगों ने सभा की है, किस तरीके की ये सभा है? देखिए, ऐसा है कि ये उन बीएलओज को श्रद्धांजलि की सभा है जिनको नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही ने, उत्तर प्रदेश सरकार की हिटलरशाही ने, चुनाव आयोग की हिटलरशाही और तानाशाही ने मौत के घाट पे पहुंचा दिया, उनकी हत्या की, उनकी जान लेने का काम किया। फतेहपुर में गए थे पवन तिवारी जी, हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष, 1 दिन पहले शादी के लेखपाल पर इतना दबाव बनाया गया कि उसकी मौत हो गई। लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। जौनपुर में एक लेखपाल ने जहर खाके, जो गोंडा में पोस्टेड था, जौनपुर का रहने वाला था, उसने जान दे दी। और पूरे देश में, आज जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था, रास्ते में मैंने खबर पड़ी मुरादाबाद में एक बीएलओ ने अपनी जान दे दी। आप तानाशाही चला रहे हैं इस देश के अंदर। लेखपाल अपनी जान दे रहा है, शिक्षा मित्र अपनी जान दे रहा है, अलग अलग राज्यों में बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। एक महिला बीएलओ कलकत्ता में, बंगाल के अंदर चिट्ठी लिख के मर गई। ये कौन सा आपका एसआईआर है भाई? आपको चुनावी लूट करने में इतनी ज्यादा आपको ताकत आ गई है और इतनी ज्यादा आपके मन में तानाशाही आ गई है कि आप लोगों को मारने पर उतारू हो गए। उत्तर प्रदेश में कब है चुनाव? 1.5 साल के बाद है। 1 महीने में आपको सारा रिकॉर्ड क्यों चाहिए? क्यों इतना दबाव बना रहे हैं कि बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं?
आपने 180 आंगनबाड़ी को टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया। आपको पता है एक आंगनबाड़ी की नौकरी करने वाली 5-6 हजार रुपए पाने वाली महिला का जीवन कैसे चलता है? आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। आपने सफाई कर्मी 32-33 सस्पेंड कर दिए, क्या कहते हैं, बनारस के अंदर। तो आप बताइए कि बीएलओ जो आप बना रहे हैं, सफाई कर्मी का जो काम उनको निर्धारित है वो काम नहीं करके आपने सफाई कर्मियों को बीएलओ बना दिया। अब वो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं तो वहां गाली खाते हैं, और बीएलओ का काम नहीं करते हैं तो आपने उनको उठा के सस्पेंड कर दिया। तो ये एक प्रकार की तानाशाही है। जो बीएलओ पूरे देश में मारे गए हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन लोगों की हत्या की गई है, और हत्या का मुकदमा चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनके ऊपर लिखना चाहिए। और इन हत्याओं के लिए मोदी योगी की सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। अलग अलग राज्यों में जो लोग मारे गए हैं उनको, उनके परिवार को नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये तो सिर्फ एक राहत है, लेकिन ये एसआईआर का घोटाला करना बंद किया जाए, वरना अभी इसमें पता नहीं कितनी और जान जाएंगी, क्या क्या होगा। क्योंकि एसआईआर के नाम पे जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो तो हम लोगों को अब दिखाई पड़ गया। सबको सी कैटेगरी में डाला जा रहा है। मुसलमान हो सी कैटेगरी, यादव हो सी कैटेगरी, पासी हो सी कैटेगरी, कुर्मी हो सी कैटेगरी। क्या है ये सी कैटेगरी है। डाउटफुल में आपने उसको डाल दिया, अब वो बनवाता फिरेगा अपना वोट। तो मेरी जो आशंका है कि लगभग 2 करोड़ वोट यहां काटे जाएंगे, वो होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे बिहार में 80 लाख वोट काट दिया इन लोगों ने, ऐसे यूपी में करेंगे। तो आज इस पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रही है उन बीएलओ के लिए जिन लोगों ने अपनी जान इस एसआईआर का जो चुनावी घोटाला है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने मिलकर उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा पूरे प्रदेश में हर जिले में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये एसआईआर बंद होना चाहिए, चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए। और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इसमें भी हमारी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। तो कल से सदन में भी इस मामले को हम लोग उठाएंगे। प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को नारद सभागार में क्लब के संस्थापक संयोजक वीरेंद्र पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025 की कार्यकारिणी को क्लब की परंपरा के अनुसार भंग किए जाने की औपचारिक घोषणा की गई। साथ ही नई कार्यकारिणी के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सदस्यों को विस्तृत रूप से दी गई। संयोजक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि क्लब की स्थापना वर्ष 2007 से अब तक हर वर्ष नियमित रूप से चुनाव आयोजित होते आए हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए अध्यक्ष व सचिव पद हेतु सदस्यों से नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक सदस्य 7 दिसंबर तक अपना नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। कोर कमेटी 10 दिसंबर तक नामों पर विचार कर मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पद पर 1 से अधिक नामांकन प्राप्त होते हैं तो चुनाव कराया जाएगा, जबकि एक ही नाम होने की स्थिति में उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाएगा। अध्यक्ष और सचिव पद के परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का सचिव और अध्यक्ष हर साल बदल जाता है। इस बार भी इस वर्ष आगामी 2026 के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज 30 नवंबर को बैठक के साथ ही पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हुआ और नई कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा की गई। 7 दिसंबर तक नामांकन किया जा सकता है। 7 दिसंबर के बाद अध्यक्ष और सचिव के पद पर जो भी नामांकन आएगा उसका परीक्षण किया जाएगा, और अगर 1 से अधिक लोग एक पद पर होते हैं तो मतदान होगा। यह सारी प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूर्ण होगी। अध्यक्ष और सचिव के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट होना बहुत आवश्यक है। क्लब का सदस्य होना चाहिए और उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होना चाहिए, क्लब का दायित्व तो संभाल सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो कुल मिला के 10 दिसंबर तक यह
कार्य पूर्ण हो जाएगा और 11 दिसंबर को नई कार्यकारिणी का गठन शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष और सचिव चुन लिए जाएंगे। अन्य पदों के लिए कोर कमेटी के साथ अध्यक्ष और सचिव अपनी टीम मनोनीत करेंगे और इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब 2026 के लिए पदाधिकारी चुन लिए जाएंगे। अपने आप में विशेषता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब जो 2007 में स्थापित हुआ है, उस समय से हर वर्ष यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव बदल जाते हैं। 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही अध्यक्ष और सचिव कोई दूसरा पद प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल उनका कार्य शून्य रहता है, वह एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद। सब्जियों के दाम छूते आसमान, आम लोगों की थालियों का बिगड़ा स्वाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दोनों ठंडी का एहसास होने लगा है और लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ शादी की लगन तेज है। तो अब प्रयागराज में लोगों की थाली का स्वाद बिगड़ गया है। सब्जियों के दाम अब आसमान छू रहे हैं। बात की जाए हरी सब्जियों में करेला, नेनुआ, भिंडी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसे खरीदना अब आम आदमी के बस की बात नहीं है। वहीं टमाटर भी 80 के पार है, जिससे आम लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों का कहना है कि बाढ़ के बाद सब्जियां यहां नहीं हो पाई है और बाहर से आने के कारण सब्जियों के दाम महंगे हैं। वहीं अब लोगों को इंतजार है कि कब सब्जियों के दाम स्थिर होंगे, जिससे आम आदमी के थाली का स्वाद सही होगा। परवल है, करेला है, ये सब चीजें अभी महंगी है। फिलहाल इस चीज का सीजन है नहीं, तो ये बाहर से चीजें आ रही हैं, इसलिए ये सब महंगी है। बाकी जो सीजन वाली है, अभी ये बारिश और ये थोड़ा सा लगन उगन की वजह से, शादियों की वजह से थोड़ा महंगी है, उसके बाद ये भी डाउन हो जाए। अभी बिक्री पे तो थोड़ा है, मार्केट एकदम सन्नाटा चल रहा है, दुकानदारी है नहीं, इसी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा। अरे समस्या का सामना बहुत करना पड़ रहा है। हर चीज का रेट बढ़ा जा रहा है, हम लोगों को जो है बजट से बाहर जा रहा है। अब क्या किया जाए बताइए। जैसे मान लिया डायबिटीज है, शुगर है, शुगर पेशेंट को जो है नेनुआ चाहिए, या करेला चाहिए, ये सब जो है हाई लेवल पे जा रहा है। यही सब जो है नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा बताइए। महंगाई तो है ही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।